अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। So hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to revise PGBP। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है हम ये 4 सेक्शंस को रिवाइज करेंगे, फटाफट तरीके से रिवाइज करते हैं। राइट, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन से। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन होता है। अब चार्जिंग सेक्शन में ये बताया जाता है कि कौन कौन सी इनकम PGBP में टैक्सेबल होती है। राइट, तो जो हमको पता ही है, जो हमने आर्टिकलशिप में भी किया है, वो चीज़ें पहली पॉइंट में लिख देते हैं, फिर समझते रहेंगे। ठीक है, कुछ स्पेशल पॉइंट कि प्रॉफिट एंड गेन्स है। ठीक है, और नेट प्रॉफिट PNL में प्रॉफिट एंड गेन्स। ठीक है, बिजनेस के तहत कोई सा गिफ्ट आ रहा है, जैसे मोबाइल डीलर्स को मिलता ही है ना, सैमसंग के मोबाइल बेचे, गिफ्ट आया, कुछ परक्विजिट आया, तो वो सब PGBP में आते हैं। इनफैक्ट स्पेकुलेशन बिजनेस भी आता है PGBP में। ठीक है, तो मैंने अभी बोल दिया स्पेकुलेशन बिजनेस भी PGBP में आता है। मतलब कि जो परचेज और सेल होती है ना कमोडिटी की, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज और सेल ऑफ कमोडिटी स्टॉक इन शेयर। ठीक है, तो कमोडिटी स्टॉक इन शेयर का परचेज और सेल, और जो अल्टीमेटली सेटल होता है, ये जो कमोडिटी स्टॉक इन शेयर का जो परचेज और सेल है, जो अल्टीमेटली कैसे वो होता है, सेटल होता है विदाउट डिलीवरी। ठीक है, विदाउट डिलीवरी, विदाउट ट्रांसफ़र। तो ऐसे परचेज और सेल के जो कॉन्ट्रैक्ट है, परचेज और सेल, कमोडिटी हो, स्टॉक हो, शेयर हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें जो सेटलमेंट है, जिसमें डिलीवरी की ज़रूरत नहीं है, ये स्पेकुलेशन बिजनेस है। पर समझो, ये स्पेकुलेशन बिजनेस अपने नॉर्मल बिजनेस से अलग होगा। ठीक है, तो नॉर्मल बिजनेस की अलग रिपोर्टिंग होगी, ये स्पेशल बिजनेस है। ठीक है, ये डिस्टिंक्ट बिजनेस है, इसकी रिपोर्टिंग अलग होगी। पर इससे एक एरो जा रहा है नीचे, ये बता रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें स्पेकुलेशन में नहीं आती। इसके स्पेकुलेशन में क्या नहीं आता? अगर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है तो स्पेकुलेशन में वो नहीं आएगा जब हेजिंग हो रही हो। जब हेजिंग है तो रिस्क एवर्ट्स का हुआ। स्पेकुलेशन में तो आप लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, जो भी है, अनसर्टेनिटी है स्पेकुलेशन में। पर अगर हेजिंग कॉन्ट्रैक्ट है, उधर अनसर्टेनिटी की बात नहीं है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव और कमोडिटी डेरिवेटिव भी नहीं आएगा, जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में होता है। तो मैंने क्या बोला, प्रॉफिट गेन्स, गिफ्ट, परक्विजिट, यहाँ सब हमको पता है। स्पेकुलेशन बिजनेस की हमने बात करी, जहाँ पे डिलीवरी नहीं होती, और कुछ एक्सेप्शन पड़े जो स्पेकुलेशन बिजनेस में नहीं आते। अब देखो पर्टिकुलर, अब देखो क्या लिखा हुआ है ये, कि जैसे आप कुछ एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ऐसे इम्पोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस मिल जाता है, या वैसे भी अगर कभी आपको इम्पोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस मिला है। इम्पोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस मतलब कि आप एलिजिबल हो इम्पोर्ट करने के लिए, और वो लाइसेंस अभी आपने बेच दिया, अभी आपको काम नहीं है, बेच के जो पैसे आ रहे हैं, ठीक है, वो PGBP। ड्यूटी इंटाइटलमेंट, ठीक है, पासबुक। तो ड्यूटी इंटाइटलमेंट वही कि आप इंटाइटल्ड हो, और DEPB बैलेंस बोलते हैं। तो DEPB बैलेंस अगर आपने सेल करा है और इससे प्रॉफिट आया है, ठीक है, फिर आपको कभी ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाता है, जैसे कि कुछ ड्यूटी लग रही है और आपको कम हो गई आपकी ड्यूटी, ठीक है, या कैश कंपनसेशन मिलता है, कैश कंपनसेशन सपोर्ट, ड्यूटी ड्रॉबैक, DEPB बैलेंस है। फिर हमने पढ़ा इंपोर्ट इंटाइटलमेंट की लाइसेंस है, ये सब चीज़ें। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत अगर आपको कुछ कंपनसेशन रिसीव हो रहा है, इन द सेंस कि भाई आपने बिजनेस के जो की पीपल्स हैं उनका इंश्योरेंस कराया था और किसी कारणवश आपको मिला है क्योंकि उसका रिटायरमेंट हो गया, तो ऐसे केस में जो है आपको अगर उस इंश्योरेंस पॉलिसी की प्रोसीड्स मिली है, तो ऐसे केस में बाकायदा आपको वो PGBP की इनकम है। फिर पार्टनर्स को जो सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन जो भी मिल रहा है, वो सब पार्टनर को मिल रहा है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशन तो है नहीं, तो ऑब्वियसली बात है PGBP में आएगा। नॉन कॉम्पिटिशन फीस, नॉन कॉम्पिटिशन फीस मतलब कि पास में दुकान खोली है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि भैया मैं ऐसे कॉम्पीट मत कर, ये ले पैसे जा, तो ये जो है नॉन कॉम्पिटिशन फीस, ऑब्वियसली बात है ये भी PGBP में आएगा। कोई एसोसिएशन अपने मेंबर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उससे इनकम हो रही है, ठीक है, PGBP। स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल एसेट में। स्टॉक इन ट्रेड है, जैसे ज्वेलरी है, तो पहले मेरी स्टॉक इन ट्रेड थी, अब उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो जो भी स्टॉक इन ट्रेड मेरी कैपिटल एसेट में कन्वर्ट हो रही है, तो कन्वर्ट वो FMV पे होती है। तो सपोज करो कि 10 रुपये का स्टॉक मैंने पहले खरीदा हुआ था, अभी FMV 50 है, तब जो कन्वर्जन होगा तब 50 में होगा। तो ये जो है FMV, ये 40 की बात नहीं कर रहा हूँ, FMV की बात कर रहा हूँ। FMV मेरा PGBP है। फिर बात आती है कि इनकम हो रही है फ्रॉम टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट करा था, अब कॉन्ट्रैक्ट में टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसके तहत कुछ हमको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था, टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन हो रहा है, उसके तहत पैसे मिल रहे हैं, तो वो भी भले वो कैपिटल रिवेन्यू नेचर का हो कंपेंसेशन, या कैपिटल नेचर का हो, जो भी हो, तो ऐसे केस में जो है वो PGBP में आएगा। तो देखो, कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन, स्टॉक इन ट्रेड टू कैपिटल एसेट, एसोसिएशन अपने मेंबर के लिए, नॉन कॉम्पिटिशन फीस,
पार्टनर को जो मिल रहा है कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, DEPB बैलेंस, ड्यूटी ड्रॉबैक, इंपोर्ट इंटाइटलमेंट लाइसेंस, स्पेकुलेशन की बात कर ली, प्रॉफिट गेन, गिफ्ट और परक्विजिट की हमने बात कर ली। ये हमने चार्जिंग सेक्शन ओवर करा। अब हम पढ़ रहे हैं हाउ टू कंप्यूट PGBP। अब ये जो हाउ टू कंप्यूट PGBP है वो बोल रहे हैं कि 30 से 43D के तहत जो भी दे के रखा है उससे आप कंप्यूट कर लो, 30 से 43D। फिर आती बात 30 और 31 की, राइट। रेंट, रिपेयर टैक्स, इंश्योरेंस, इसकी बात कर रहे हैं, और इंटरेस्ट। ये देखो, रेंट रेट टैक्स RRTI मेरे को बोलना था, रेंट रेट टैक्स, ठीक है। रेंट रेट, रिपेयर्स, इंश्योरेंस और टैक्स, RRTI ना, तो रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, टैक्स और इंश्योरेंस। अब समझो भाई, बिल्डिंग है, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना, सपोज करो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं किसी बिल्डिंग में बिजनेस कर रहा हूँ, देखो मेरी ओन्ड बिल्डिंग है, तो ऑब्वियस बात है मैं रेंट तो पे नहीं करूँगा, ठीक है। पर अगर मैं किराए पे बिल्डिंग लेता तो मेरे को किराया भरना पड़ता, तो वो डिडक्शन अलाउड है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात ये समझ में आ गया। अब ठीक है, अब देखो इधर रेट्स और टैक्सेस, बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कोई सा भी आप पेमेंट कर रहे हो, बिल्डिंग का इंश्योरेंस अगर आपने करवाया है, इंश्योरेंस आप प्रीमियम आप पे करते हो, रिपेयर्स हुआ है, ठीक है, तो रिवेन्यू नेचर का रिपेयर हो सकता है, कैपिटल नेचर का। अब रिवेन्यू नेचर के आपने कोई भी रिपेयर कराया है, कोई भी हो, डिडक्शन ले लो, जिसने पे करा है वो डिडक्शन लेगा, सिंपल सा है। ओनर ने पे करा, ओनर ले ले, इसने पे करा, ये ले ले। और रही बात है अगर कैपिटल रिपेयर है, तो कैपिटल रिपेयर में समझना पड़ेगा ऐड टू द कॉस्ट ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड होगा, ठीक है। तो ऐड टू द कॉस्ट ऑफ असेट कैपिटल रिपेयर, क्योंकि कैपिटल असेट रिपेयर है, कॉस्ट ऑफ असेट में ऐड हो गया, डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लो। अब ये तो सिर्फ मैंने बिल्डिंग की बात करी, क्योंकि सेक्शन 30 बिल्डिंग की बात कर रहा है। अब 31 जो है वो प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर की बात कर रहा है, और वो भी सेम ही बात कर रहा है। पॉइंट ये आता है, अगर अदर मैंने कुछ खर्चे करे हो, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर है, वे सभी कुछ हो गया है, पर सपोज करो कोई सी रैंडम असेट आई जो इसमें कवर नहीं हो रही है, तो ऐसे केस में 37 आता है रेसिडुअरी डिडक्शन का, कि भाई अगर बिजनेस प्रोफेशन के रिस्पेक्ट में है तो डिडक्शन ले लो, तो उधर आप डिडक्शन ले सकते हो। अब आती बात डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स की, राइट। चलो डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स देखते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए सबसे पहले असेट, डेप्रिसिएशन असेट पे ले रहे हैं, तो सबसे पहले वो असेट का बिजनेस प्रोफेशन में यूज़ होना जरूरी है। तो यूज़ का मतलब पुट टू यूज़, कि बिजनेस प्रोफेशन में एटलीस्ट वो पुट टू यूज़ हो, और उस एसेट में मेरी ओनरशिप हो। ओनरशिप का मतलब बेनिफिशियल ओनरशिप, इधर रजिस्टर्ड ओनरशिप नहीं, इन द सेंस कि कभी सपोज करो रजिस्टर्ड को ओनर कोई दूसरा है, पर उसने किराए पे दे के रखा है, और बेनिफिशियल ओनर अब मैं हूँ, ठीक है। चलो इसमें किराए वाला छोड़ो सीन, हायर परचेस वाला, कि रजिस्टर्ड ओनर जैसे सामने वाला है, मैं तो इंस्टॉलमेंट उसको पे कर रहा हूँ, और पर उस असेट का बेनिफिट मैं ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने पूरी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, क्योंकि जब पूरी इंस्टॉलमेंट पे होगी तब जाके ओनरशिप मेरे को शिफ्ट होगी, इसलिए मैं रजिस्टर्ड ओनर नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ बेनिफिशियल ओनर हूँ, असेट को यूज़ कर रहा हूँ और इंस्टॉलमेंट ये सब पे कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में इधर ही हायर परचेस में जो है ओनरशिप भले ही मेरे को एंड में मिल रही है, पर डेप्रिसिएशन में ले सकता हूँ। रही बात लीज़ वाला केस है, लीज़ वाले केस में तो मैं लीज़ रेंटल पे करता हूँ, तो उधर तो मैं डेप्रिसिएशन ले नहीं कर सकता, तो उधर जो है लेसर वो ही डेप्रिसिएशन लेगा। तो असेट का बिजनेस प्रोफेशन में पुट टू यूज़ होना जरूरी हो, बेनिफिशियल ओनरशिप होना है, रजिस्टर्ड ओनरशिप नहीं देखी जाती। तो असेट पुट टू यूज़ हो तब जाकर डेप्रिसिएशन लिया जाएगा, पर कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे असेट रेडी टू यूज़ है, अभी बिजनेस में पुट टू यूज़ नहीं है, तो भी डेप्रिसिएशन ले सकते हैं। जैसे कि भाई जो असेट थी वो स्पेयर में रख के रखी है, कभी भाई मेरी जो पहली वाली असेट है जल जाए तो मैं वो वाली असेट यूज़ कर लूँगा, तो ऐसे केस में ये स्टैंड बाय मशीनरी, ये जो स्पेयर्स होते हैं, ये तो रेडी टू यूज़ है, इस पर डेप्रिसिएशन लगता है। अब ये हमने असेट की बात करी और डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट की बात करी। अब बात की क्लासिफिकेशन टेंजिबल और इंटेंजिबल की, राइट। देखो इधर अपन ने असेट डेप्रिसिएशन का समझ लिया अपन ने। अब असेट में क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लासिफिकेशन देखा जाता है इनकम टैक्स में असेट 4 तरीके से क्लासिफाइड है, इधर टेंजिबल इंटेंजिबल मत करना। टेंजिबल में 3 क्लासिफिकेशन है, इंटेंजिबल में 1, तो ऐसे होते हैं 4। टेंजिबल में बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, और फिर इंटेंजिबल एसेट्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। अब इनके सबके अपने अपने रेट्स हैं, ठीक है। और फिर ये जो क्लास है इसमें रेट्स है। अब सेम क्लास और सेम रेट, इनका ब्लॉक बनता है, राइट, सबको पता है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जैसे बिल्डिंग है, पहली क्लास है, तो बिल्डिंग में रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे 5% है, ठीक है, नॉर्मल बिल्डिंग पे 10% है, और टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग पे 40% है। तो इधर तो सेम रेट,
सेम रेट और सेम क्लास, एक क्लास में सेम रेट, बस एक ये ब्लॉक बन जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा, एक ये ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। फर्नीचर एंड फिक्सचर, फर्नीचर एंड फिक्सचर पे भी 10% है, मतलब बिल्डिंग और फर्नीचर फिक्सचर पे 10% है। पर रही बात आती है प्लांट एंड मशीनरी की, इधर सोचना जरूरी है कि प्लांट एंड मशीनरी में वेरियस रेट्स रहते हैं, जैसे कि 15% रहता है, 30% रहता है, 20% रहता है, 40% रहता है। तो प्लांट एंड मशीनरी एक सेपरेट क्लास है, फिर एक सेपरेट रेट है, तो उन रेट्स का एक ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ मोटर व्हीकल की, तो जनरली जो मोटर व्हीकल होते हैं उसमें 15% रहता है। फिर वही बात आती है कि जनरली तो मोटर व्हीकल 15%, पर अगर यही जो मोटर व्हीकल है, ठीक है, 23/8/2019, मतलब कि कोविड के कारण 23/8/2019 से लेकर 31/3/2020 में खरीदी थी, तो ऐसे केस में जो है 30% है। फिर बात आती है मोटर व्हीकल, तो मैंने जनरल बात कर दी। अगर मोटर व्हीकल भाड़े वाली हो तो ऐसे केस में जनरली हायर वाली मोटर व्हीकल, इसका भी 30% है, इसलिए मैंने इसको 30% केस में लिखा। पर यही हायर वाली मोटर व्हीकल इस दौरान की खरीदी, इस पीरियड में, तो 45% है। तो मैंने 15% में मोटर व्हीकल की बात करी। विंड मिल की बात करूं तो पहले तो कम डिडक्शन मिलता था, 1 अप्रैल 2014 के पहले, वो डेट भी नहीं, उसके पहले 15%। फिर कुछ दूसरी प्लांट एंड मशीनरी से, तो अदर, मतलब कि अदर प्लांट एंड मशीनरी, दूसरी प्लांट एंड मशीनरी, ऊपर जो अदर था वो अदर मोटर व्हीकल था। अब मैं बोल रहा हूँ अदर प्लांट एंड मशीनरी जो नॉर्मल, वो 15% है, और जो ऑयल वेल होते हैं उसमें 15% है। रही बात है 15% के ब्लॉक पढ़ लिए अपन ने। शिप पे 20% है। मोटर व्हीकल की बात कर ली, अदर मोटर व्हीकल की हमने बात कर ली। रही बात है एयरक्राफ्ट की, राइट, एयरक्राफ्ट पे 40% है, कंप्यूटर लैपटॉप 40%, बुक्स 40%, विंड मिल जो 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद है 40%, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%, और इंटेंजिबल एसेट 15%। तो 15%, 25% जो हमने ये देखा। फिर हमने पढ़ा 30%, फिर हमने पढ़ा 40% और 45%, और ये 20%, मतलब 15%, 20%, 25%, 30%, 15%, 20%, 25%, 30%, फिर एक आता है 45%, ठीक है, ये हमने देखा। अब इतना सारा मैंने बोला, तो प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या था? ये प्लांट एंड मशीनरी के बहुत सारे एग्जांपल्स की हमने बात कर ली थी, और जो एग्जांपल इधर फिट नहीं हो रहे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अदर प्लांट एंड मशीनरी में आ जाएंगे। तो अदर प्लांट एंड मशीनरी में 15% है। प्लांट एंड मशीनरी का मतलब होता है कि जो अपने शिप होते हैं, व्हीकल होते हैं, जिसके अपन बात कर ली है, बुक्स होते हैं, एपरेटस होते हैं, सर्जिकल इक्विपमेंट होते हैं, पर ये टी बुशेस, लाइव स्टॉक, ये सब प्लांट नहीं होते, ठीक है, टी बुशेस और लाइव स्टॉक। कुछ चीज़ें समझना जरूरी है। जहाँ पे 45% की बात हमने करी थी, जो कंप्यूटर लैपटॉप है, तो ऐसा बोला जाता है कि भैया जो इंटरकॉम होता है ना, टेलीकम्युनिकेशन, एक ही ऑफिस में इंटर कम्युनिकेशन, तो जो इंटरकॉम के लिए अगर आपने, जैसे मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन भी जो कंप्यूटर होता नहीं है, और ऑफिस में इंटरकॉम जिसको अपन बोलते हैं EPBAX, तो ये भी वही कंप्यूटर नहीं होते, तो इस पर 40% मत ले लेना। फिर बात आती है कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एसेसरीज है, तो इस पर 40% लग जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड अगर ये इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। पर इस एसेसरीज का यूज़ आप सेपरेट परचेस करके कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे केस में तो फिर 15% लगेगा। फिर मेथड, डेप्रिसिएशन की मेथड फॉर्म देखें तो मेथड तो WDV ही होती है, सबको WDV ही करनी पड़ती है। पर पर्सन अगर पावर जनरेशन में इन्वॉल्व है, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो उन कंपनीज को, ठीक है, कंपनी जो पावर जनरेशन कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो उन कंपनी को ऑप्शन है कि वो जो है SLM में भी जा सकते हैं। तो WDV में जा रहे हैं तो ब्लॉक ऑफ एसेट की बात आती है। जब अगर पावर जनरेशन वाला केस है और वो SLM चूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हर एक एसेट की रेट, हर एक एसेट का SLM बेसिस पे हमको डेप्रिसिएशन लगाना पड़ता है। तो SLM में ब्लॉक नहीं होता, SLM के केस में इंडिविजुअल एसेट वाइज देखा जाता है। तो हमने जो है प्लांट एंड मशीनरी के रेट्स पढ़े और क्लासेस पढ़ी, क्लासेस के अंदर फिर हमने रेट्स पढ़े। चलो ठीक है, अब आती बात डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में बता रहा हूँ जब ब्लॉक सिस्टम आता तब। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन इसलिए क्योंकि हमने तो जो है असेट की बात कर ली कि कब डेप्रिसिएशन लगना चाहिए, ठीक है। फिर हमने असेट की बात करी तो असेट की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन के हिसाब से रेट डिसाइड होता है। अब आपने असेट समझ लिया, उसकी क्लासिफिकेशन समझ के एक बार आपने रेट पक्का कर लिया कि भाई ये रेट लगेगा, तो अब तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो ना, ठीक है। इनकम टैक्स में कितना डेप्रिसिएशन होगा, राइट। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ब्लॉक सिस्टम की जो ओपनिंग WDV है वो ओपनिंग WDV रहेगी, ठीक है, उसका पर्टिकुलर एसेट की जो भी ओपनिंग WDV है।
एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट। ये मैं ब्लॉक की बात करो, हर एक एसेट का मत समझना। सपोज करो सेम क्लास सेम रेट, उसकी उस ब्लॉक की ओपनिंग WDV, उसी रेट की कोई सी एसेट आपने परचेस करी होगी, तो परचेस करी होगी तो उसकी 3 कैटेगरी है। उन 3 कैटेगरी में से देखो किधर फॉल हो रहा है। क्या वो पुट टू यूज़ 180 दिन या उससे ज़्यादा है? क्या वो पुट टू यूज़ 180 दिन से कम है? क्या वो सिर्फ एक्वायर्ड है, पुट टू यूज़ तो बाद में हुआ है? ये सी सिचुएशन तब आती है जब जैसे कि एंड में आपने परचेस करके रखा हो। तो ये चीज़ आप देखो, ठीक है। तो जो एसेट ली उसकी एक्चुअल कॉस्ट लोगे। अब एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने एक्चुअल कॉस्ट ले ली, परचेस प्राइस नहीं बोला, एक्चुअल कॉस्ट बोला, ठीक है, ठीक है। और फिर हो सकता है भैया अभी आपने परचेस करा, आप सेल भी तो करोगे, तो सेल करा है तो सेल प्राइस नहीं बोला, मनी पेबल बोला। मनी पेबल का मतलब कि जितने मैंने बेची, भाई फेयर मार्केट वैल्यू नहीं देखनी, एक्चुअल में मैंने कितने बेची, कितना रिसीवेबल है। इधर मनी रिसीवेबल होना चाहिए पर इधर पेबल बोला जाता है, तो कितना रिसीवेबल है वो माइनस करो, ठीक है। तो सपोज करो असेट हो गए बर्बाद, असेट का एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपेंसेशन आया, तो सेल प्राइस नहीं है वो, पर वो इंश्योरेंस कंपेंसेशन है तो वो भी आएगा, ठीक है। बाकी सेल करो तो एक्चुअल सेल प्राइस आएगी, वो माइनस हुआ। फिर ये तो हो गया असेट ट्रांसफ़र हुई, असेट खराब हो गई। एक होता है असेट ट्रांसफ़र हुई स्लम्प सेल में, असेट ट्रांसफ़र हुई स्लम्प सेल के तहत। तो जो असेट ट्रांसफ़र होती है स्लम्प सेल के तहत, तो जो उसकी WDV है वो माइनस हो जाता है। तो आपने कुछ ऐड करा, माइनस करा, ले देके अब आया आपका ब्लॉक ऑफ एसेट का बैलेंस। ये जो ब्लॉक ऑफ एसेट का बैलेंस आया, ठीक है। अब ब्लॉक ऑफ एसेट में से आप डेप्रिसिएशन जो आपका एक्चुअली अलाउड है वो माइनस करोगे, तो ले देके आपका नेट बैलेंस आ जाएगा। ये नेट बैलेंस है, तो नेट बैलेंस में सबसे पहले वो एसेट निकालो जो एक्वायर्ड थी पर पुट टू यूज़ बाद में हुई है, ठीक है। ये नेट बैलेंस में नहीं होना चाहिए, ब्लॉक में होना चाहिए। जैसे कि आपने ब्लॉक का बैलेंस कैलकुलेट किया, तो सपोज करो कि 1000 है बैलेंस, तो जो एक्वायर्ड थी और पुट टू यूज़, ठीक है, नहीं हुई, उसको पहले ले लिया क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। फिर लेस देन 180 डेज़ को हमने लिया, उस पर 50% है, तो एक्चुअली अलाउड में 50% आ जाएगा। और जो बाद में जितने भी रुपए बच रहे थे उस पर फिर हमने 100% लिया, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन उस हिसाब से कैलकुलेट हुआ। वो इसलिए किया क्योंकि ऐसे केस में आप डेप्रिसिएशन कम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ऐसे केस में डेप्रिसिएशन कम होगा ना कि सबसे पहले आपने वो वैल्यू हटा दी, सपोज कि जो एक्वायर्ड हो पुट टू यूज़ नहीं है। अगर सपोज करो कि अगर वो पहले ये वैल्यू हटवाते कि यार पहले तो ये वैल्यू हटाओ, तो पहले ये वैल्यू हटाते और बैलेंस में ये वैल्यू होता, तो जब पहले ये वैल्यू हटाते तो हमको पहले ही एक 100% का डिडक्शन मिल जाता, ठीक है। तो अब इधर उन्होंने क्या किया कि पहले वो वैल्यूज हटा दी जिन पर डिडक्शन नहीं मिलेगा, जिन पर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया जिस पर 50% है, फिर जो बैलेंस है उस पर 100% है, ठीक है। फिर ये हमने समझा। अब आती है अमेलगमेशन डीमर्जर सक्सेशन। इधर क्या होता है जब अमेलगमेशन डीमर्जर सक्सेशन होता है, जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी में अमेलगमेट डीमर्जर सक्सेशन जो भी हो रहा है, सक्सेशन जैसे फर्म कंपनी में शिफ्ट हो गई या कंपनी फिर LLP में, या एक अदर तरीके की कुछ सक्सेशन होते हैं, पर डेथ को सक्सेशन मत मानना। ऐसे केस में जो एसेट होती है ना, वो पहले डेप्रिसिएशन नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करते, फिर बाइफर्केशन करते कि ऐसा करो कि यार 31 जुलाई तक तो मेरे पास थी और 31 जुलाई को तुम्हारे पास हो गई, तो जो 31 जुलाई और उसके बाद का जो है वो जो डेज है वो तुम्हारे, उसके पहले के मेरे, तो डेप्रिसिएशन बांट लेते हैं। फिर आता है सेक्शन 50। सेक्शन 50 में समझो इधर ऐसा है कि ब्लॉक ऑफ एसेट, ब्लॉक ऑफ एसेट में भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होता। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही होता है, लॉन्ग टर्म की बात नहीं होती। सेक्शन 50 ये बोलता है कि सपोज करो कि ब्लॉक में आपके बहुत सारे एसेट थे, वो सारे एसेट बिक गए, तो ब्लॉक मतलब सेम क्लास सेम रेट। तो सपोज करो ये मैंने 3 केस बनाए हैं कि जैसे कि ब्लॉक की ओपनिंग WDV जो अपन ने बात करी थी, एक्चुअल कॉस्ट ऐड करा, और जो अमाउंट पेबल है एक तरीके से जिसको अपन बोलते हैं रिसीवेबल है, सेल प्राइस 5.2 माइनस किया, तो 8 में से 5.2 माइनस करो 2.8 बचता है। ओपनिंग में 5 एसेट थी, एक्चुअल कॉस्ट में 2 एसेट 2 लाख की, और फिर 7 एसेट बिक गई, तो सारी की सारी एसेट बिक गई। अब ब्लॉक में कुछ बचा नहीं और बैलेंस आ गया नेगेटिव, तो बैलेंस नेगेटिव का मतलब लॉस नहीं होता है, नहीं बैलेंस इधर पॉजिटिव है। इधर पॉजिटिव का मतलब प्रॉफिट नहीं है, समझो। खर्चे मेरे 8 लाख के, मतलब एसेट मेरी 8 लाख की थी, बिकी कितने में 5.2 में, ये तो लॉस हो गया ना। तो ये जो पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। यही सिचुएशन 5.2 की जगह 8 लाख होता कि 8 लाख की परचेजेस थी, 8 लाख की सेल है, नील, ठीक है। फिर केस 3 आता है जहाँ पे 8 लाख की परचेज थी जिसमें 5 एसेट 6 लाख की, 2 एसेट 2 लाख की, फिर हमने 7 बेची, देखो इधर भी 7 बेची और 9.3 में बेची,
तो 8 लाख की 9.3 में बेची तो गेन हुआ ना, ये गेन हमारा, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये तो हो गया कि जब सारी की सारी एसेट ट्रांसफ़र हो रही है। तो जब पहली कंडीशन यही है कि सारी की सारी एसेट का ट्रांसफ़र होना जरूरी है, ब्लॉक का नामो निशान नहीं है। पर सपोज़ करो कि इधर ना 7 एसेट ट्रांसफ़र नहीं होती, सपोज़ करो कि सिर्फ 5 ही एसेट ट्रांसफ़र हुई, पर 5 एसेट ट्रांसफ़र हुई 9.3 में, तो बैलेंस तो अब भी नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव बैलेंस आता तो चलो एक WDV पॉजिटिव रहती, मैं डेप्रिसिएशन अगले साल निकाल लेता, पर अब असेट होके भी बैलेंस नेगेटिव आ रहा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, तब समझो, देखो क्या है, 1 सेकेंड। अब जैसे कि सपोज करो कि अगर सम असेट ट्रांसफ़र होती तो ऐसे केस में वापस तीनों केस ले गया, कुछ ही असेट ट्रांसफ़र हुई है तो देखना इधर 7 है तो इधर कभी भी 7 नहीं रहेगा। इधर देखो जैसे 4 लिखा हुआ है, 5 असेट 6 लाख के, 2 असेट 2 लाख के, तो ऐसे 8 लाख हो गए और चारों असेट 8 लाख में बिक गई, कुछ बैलेंस ही नहीं बचा। बैलेंस नहीं बचा पर असेट तो है, तो भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। 5 असेट 6 लाख की, 2 असेट 2 लाख की, 8 लाख की असेट है, 4 ही बिकी है, मतलब असेट का बैलेंस है, पर 4 असेट 9.1 में बिकी है, मतलब कि 1.1, 8 लाख की असेट 9.1 में बिकी है, 1.1 लाख का प्रॉफिट है। पर ये प्रॉफिट है, नेगेटिव बैलेंस है, असेट का भी बैलेंस है, पर इसका बैलेंस नेगेटिव है, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। पर सपोज करो कि यही 8 लाख, यही जो 4 असेट है, ये 9.1 में नहीं बिकती, 6.2 में बिकती है, तो ऐसे केस में 8 में से 6.2 माइनस करो, 1.8 बचता है। अब ये 1.8 तो पॉजिटिव बैलेंस बच रहा है ना, तो ये तो WDV है हमारी और असेट का बैलेंस भी है, तो ऐसे केस में फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। मतलब आप समझे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होगा अगर पार्ट असेट ट्रांसफर कर रहे हैं, पर अदर बैलेंस नेगेटिव होना जरूरी है। तो हमने जो बात करी है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कर दी, अमलगमेशन, डीमर्जर, सक्सेशन की कर दी, डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन किस तरीके से होता है, एक्चुअल कॉस्ट समझना जरूरी है, बाकी तो सब हम समझ चुके हैं। ठीक है, रेट समझ लिए हमने। अब बात आती है कि डेप्रिसिएशन के साथ साथ एडिशनल डेप्रिसिएशन भी। एडिशनल डेप्रिसिएशन उन कंपनीज को लगता है या तो तुम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या तो तुम पावर जनरेशन कर रहे हो। पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें इन्वॉल्व है कि पावर जनरेट करते हो, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। ठीक है, आप इसमें अगर इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो ठीक है 20% का आप डेप्रिसिएशन ले लेना, पर 35% का भी मिल सकता है आपको। 35% का तो तब मिलेगा जब तुम किसी नोटिफाई पिछड़ी जगह हो, तुम कंपनी तो हो, तो तुम पिछड़ी जगह भी हो। इधर तो तुमको बेनिफिट मिल ही जाएगा, ऊपर से तुम पिछड़ी जगह हो इसलिए तुमको 35% का डिडक्शन मिल जाएगा। 35% का तब मिलता है कि जब एक अंडरटेकिंग है वो सेटअप हुई है 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद 1 अप्रैल 2014 हमने विंड मिल में पढ़ा था। ठीक है, उसके पहले 15%, उसके बाद 40% हो गया था। तो इसमें ऐसा है कि भैया 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद आपका सेटअप हुआ है और आप किसी नोटिफाइड एरिया में है, वो भी किन जगहों के नोटिफाइड एरिया, बिहार, ठीक है, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, ये वैसे भी पिछड़े स्टेट है, उसमें से भी पिछड़ों का भी नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया। ठीक है, और आप उधर सेटअप हुए ये 1 अप्रैल 2015 या उसके बाद। और अगर फिर मशीन खरीदने पड़ते ना काम करने के लिए, तो मशीन खरीदी है 31/3/20 या उसके पहले, तो ऐसे केस में जो है असेट तो तब, और एसएससी ने WDV मेथड ऑप्ट किया। अगर आपको याद हो तो पावर के केस में तो आप SLM भी ऑप्ट कर सकते हो, तो इधर उसने WDV ऑप्ट किया, तो ऐसे केस में 35 लग जाएगा। तो अंडरटेकिंग की बात हो गई, नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, प्लांट एंड मशीनरी, और एसएससी ने WDV मेथड यूज़ करी है, तो ऐसे केस में आपको 35% मिल जाएगा। अब करना क्या है, ऐसे धंधे वालों को, ऐसा जो बिज़नेस कर रहे हैं, अगर ये प्लांट एंड मशीनरी परचेस करते हैं, ठीक है, इस बिज़नेस के लिए, और ऑब्वियस सी बात है, तो ऐसे केस में 20% मिलेगा। पर इधर ये समझना जरूरी है कि अगर पुट टू यूज़ लेस देन 180 डेज है, तो ऐसे केस में 20 की जगह 10 हो जाएगा। फिर अगले साल आपको 10 मिलेगा, क्योंकि अगले साल पूरा यूज़ हो रहा है, तो अगले साल 10 मिलेगा, मतलब बैलेंस जो है वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इधर मैंने प्लांट एंड मशीनरी बोला, ठीक है। तो अब समझो, प्लांट एंड मशीनरी बोला तो ऐसा नहीं कि आप सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी ले लो, सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी तो आएगी नहीं, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी अगर ऑफिस के लिए खरीदी है, जो मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, सिर्फ ऑफिस के लिए है या रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए खरीद रही, कि जो बिजनेस है उसमें एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ रिस्पेक्ट में खरीदी है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन ऑफिस प्रीमाइस के रिस्पेक्ट में अगर आपने खरीदी है, तो ऐसे केस में नहीं मिलेगा। और वो प्लांट एंड मशीनरी जिसमें 100% डिडक्शन आप ले चुके हो पहले से ही, तो भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और शिप, एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट पे तो वैसे भी नहीं मिलेगा। मतलब कि कोई से व्हीकल आपने खरीदे, शिप और एयरक्राफ्ट तो ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे फैक्ट्री के अंदर घूमने के लिए कुछ ऐसी मशीन खरीद के रखी, उसका नहीं है।
100% डिडक्शन वाली प्लांट एंड मशीनरी, मतलब 35 AD जो भी रहती है प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस में बैक ऑफिस में लगी हुई है, रेजिडेंशियल के लिए है, सेकेंड हैंड है, वो सब नहीं आएगा। ठीक है, ये सब हमने बात करी। अब बात आती है एक्चुअल कॉस्ट की, जो मैं आपको बोल रहा था कि यार वो ओपनिंग WD में एक्चुअल कॉस्ट ऐड करते हैं ना, तो एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या क्या, परचेस प्राइस। देखो परचेस प्राइस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कॉस्ट में जुड़ती है, वो सारी चीज़ें इधर अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटर है कि उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम एक्चुअल कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल CTV। मिलते हैं, बाय। Oh my god! He because he broke. Oh my god!